नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया आपके सामने फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम फ़ैसला लेकर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपका ग्राउंड क्लियर हो पाएगा कि किस मैटर में किस तरह के डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए, हमारे उच्च माननीय न्यायालय, सर्वोच्च माननीय न्यायालय ने दिए, जो कि अगर आपके किसी नोन रिलेटिव या आपकी खुद की निजी ज़िंदगी में उनको उपयोग करना ज़रूरी हो, इस्तेमाल करना ज़रूरी हो, तो आप विवेक के साथ में सही डिसीज़न ले सकते हैं। संपत्ति से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है कि बिना पैसा दिए बिक्री नामा अमान्य होगा। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और आपने उसमें पैसा नहीं दिखाया, आपने अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाई हैं कहीं, तो वह बिक्री नामा अमान्य माना जाएगा कानूनी तौर पर। यह मैटर ज़्यादातर देखिए, मैं आपको बहुत अनुरोध करती हूँ बार बार कि आप मेरी वीडियोस पूरा देखें, ताकि आपको बहुत सही और सटीक नॉलेज में देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, लेनी है ना लेनी हो, आपके ऊपर है। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर बता रही हूँ। ये जो फ़ैसला है ये आपके लिए कहाँ काम आता है। मान लीजिए एक आपने कोई प्लॉट या कोई भी भूमि खरीदी, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, और इस एग्जाम्पल में भी इस टाइप के अगर आपकी लाइफ में कोई मैटर्स हैं तो वहाँ भी ये काम आएगा। आपने कोई भूमि खरीदी, उसको आपने अभी उसमें पैसा नहीं दिया और आपने ख़रीद ली है, और या अगर पैसा दिया है तो आपने ट्रांजैक्शंस कहीं शो नहीं की हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एविडेंस सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि आपने उसे पैसा दिया है, और कल को जाके आपका पैसा तो चला गया और आप सोच रहे हैं कि ये भूमि मेरी हो गई, लेकिन आपको कल को पता लगता है कि वह भूमि पहले ही उस भूमि मालिक के द्वारा आपसे पहले किसी और को बेची गई थी, जहाँ से उसने पैसा ले लिया था, और वो पैसा ट्रांजैक्शंस में कहीं शो हो रहा था। यानी कि अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये भूमि हकीकत में किसकी है। पैसा आपने भी दिया है, लेकिन आपके पास ट्रांजैक्शंस का कोई प्रूफ नहीं है। आपने इस तरीके से पैसा दिया है, और जो आपसे पहले ख़रीद चुका है उसके पास ट्रांजैक्शंस का प्रूफ है, और अब जिसने पहले ख़रीदारी की थी उसने अगर केस डाल दिया है सेलर पे कि ये तो मैंने ख़रीदी थी, तो आप किसी और को कैसे बेच सकते हैं। तो आप यहाँ फंस गए हैं कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने इसमें पैसा देकर ये भूमि खरीदी है। यहाँ पे केस बन जाता है। ऐसे मामलों में आपके पास अगर सबूत है कि आपने पैसा देकर वो भूमि खरीदी हुई है, तो उसमें आपके बचने के चांसेस 90.9% हो जाते हैं कि अगर आपने पैसा देके कोई चीज़ खरीदी है तो हमारे न्यायालय की आंखों में, यानी कि हमारे आइज़ ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि आप निर्दोष हैं, आपने उसमें कोई कुकृत्य नहीं किया है, लीगल कोई अपराध कमिटेड नहीं किया है, आपने कमिट नहीं किया है, क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है, आप साफ़ हैं, आप बेकसूर हैं, आपने पैसा देकर वो चीज़ खरीदी है। तो वो जो मैटर होगा कि जो पहला बायर होगा, जो अपने सेलर से लड़ रहा होगा कि मुझे मेरी ज़मीन या मेरा पैसा वापस दो जो आपने दूसरे को दे दिया है, तो वो एक उस फर्स्ट बायर और सेलर की लड़ाई रह जाएगी सिर्फ। तो वो जो भी उसमें से जीतेगा, मान लीजिए बायर जीता है तो उसको पैसा या कहीं और ज़मीन देनी पड़ेगी, लेकिन आपने जो ज़मीन खरीद ली है, सेकंड बायर जो आप हैं, आपने अगर उसमें अपनी ट्रांजैक्शंस, अपना पैसा प्रूफ कर दिया कि आपने पैसे से वो चीज़ खरीदी है, तो आपको बहुत ही इनोसेंट मानकर उसमें से साफ निकाल दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलेगा। बस आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस प्रोड्यूस करने होंगे बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जाकर। और अगर यहीं पर आपने पैसा तो दे दिया लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, आपने कैश में दे दिया, कहीं कुछ भी लिखित में नहीं है, तो आप फंस जाएंगे, आपके हाथों से ज़मीन चली जाएगी। अब सुनिए ये फैसला जो कोर्ट ने किया है, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। कोर्ट का कहना है कि संपत्ति हस्तांतरण, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र जो हुआ है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा जो है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54, जो कि सेल और परचेज से रिलेटेड है, के तहत मूल्य भुगतान आवश्यक है। यानी कि उसके तहत कंसिडरेशन, इसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है, जो आपको मैं आम भाषा में बता रही हूँ कि पैसे का लेन देन जरूरी है, प्रूफ उसका। विक्रय विलेख, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि रिकॉर्ड आपके मनी का, ट्रांजैक्शंस का। बिना मूल्य भुगतान के निष्पादित विक्रय विलेख वैध नहीं है, साफ साफ सुन लीजिए। और विक्रय विलेख यानी कि हाउस डीड जो है आपकी। मनी ट्रांसफ़र यानी कि मूल्य भुगतान बिक्री का अनिवार्य तत्व भविष्य में देने का वादा भी मान्य नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली है, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली है और आपने कह दिया है
कि इसका मैं इन फ्यूचर आपको पैसा दे दूंगा, या फिर आपसे किसी ने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा ली है और उसने कहा है कि इसका मैं इन फ्यूचर भविष्य में जाकर आपका पैसा आपको दे दूंगा, ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर दीजिए, तो ऐसी रजिस्ट्री लीगली मान्य नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। वो आपको जब तक आप पैसे का लेन देन नहीं दिखाएंगे प्रूफ में, एविडेंस में, तब तक वो रजिस्ट्री बिल्कुल ही मान्य नहीं है। कैंसिल स्टाम्प यानी कि शून्य विलेख, बिना प्रतिफल के बिक्री शून्य और प्रभावी होती है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है, उसकी सेक्शन है 54 जो सेल परचेस रिलेटेड है, उसके अनुसार अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़्यादातर उसमें भूमि ही आती है आपकी, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए मूल्य भुगतान अनिवार्य है। आपको पैसे का ट्रांजैक्शन दिखाना ही पड़ेगा, वरना वो आपकी भूमि नहीं है। कानूनी स्थिति, बिना मूल्य के विक्रय विलेख कानून की नज़र में बिक्री नहीं है, उसका मालिक वही रहेगा जो पहले था, जब तक आप अपना कंसिडरेशन अमाउंट कहीं ट्रांजैक्शंस में शो नहीं करेंगे। ये मैटर है केवल कृष्णन बनाम राजेश कुमार का मामला है, 2022 का निर्णय है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मूल्य भुगतान बिक्री का आवश्यक हिस्सा है। मूल्य आपको देना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एविडेंस में। अगर कभी आप पे कोई लीगल एक्शन लिया जाता है उसके लिए ज़रूरी है। यदि भविष्य में भुगतान का यानी कि फ्यूचर कंसिडरेशन आप दिखाते हैं कि मैं भविष्य में कभी भुगतान कर दूंगा, या आपको दिखाया जा रहा है कि आपसे कोई चीज़ रजिस्टर्ड करवाई जा रही है और भविष्य में उसका भुगतान होगा, तो आप निश्चिंत रहें। जब तक आपका भुगतान नहीं होगा, आप कितनी भी रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कर दीजिए, कितना भी ट्रांसफ़र कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। यदि भविष्य में भुगतान का प्रावधान नहीं है तो बिक्री ही नहीं, तो यह बिक्री ही नहीं है। और भुगतान का प्रावधान हमारी लीगल लॉ में भविष्य में है ही नहीं। पास्ट कंसिडरेशन है यानी कि आप पहले ही भुगतान कर चुके हैं और बाद में रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो ये लीगल वैलिड है, लीगली ये ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का। और अगर आप प्रेजेंट में कंसिडरेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन है यानी कि आप रजिस्ट्री के साथ साथ में पैसा अगर दे रहे हैं, एविडेंस है आपके पास, ट्रांजैक्शंस हैं उसकी कि आपने पैसा दिया है, तो ये वैलिड, लीगली वैलिड होगा ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र। लेकिन अगर आप रजिस्टर पहले ही करवा रहे हैं और बाद में पैसा देने की बात करें, तो हमारी लीगल लॉ में, मतलब हमारी आई ऑफ लॉज में ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और R महादेवन की पीठ ने क्या कहा, सुन लेते हैं। वादी की जीत यानी कि परिवादी मूल्य भुगतान सिद्ध नहीं कर सका, विक्रय विलेख अमान्य हुआ, यानी कि जो ट्रांसफ़र था डीड का वो वैलिड नहीं माना गया। 9,000 और 6,000 का भुगतान प्रमाणित नहीं हुआ था। गवाहों की कमी मानी गई, पति ने गवाही नहीं दी, एक गवाह मर गया था, गवाह भी नहीं थे उसमें देने के लिए। शांति देवी बनाम जगन देवी मामले में भी ऐसे ही कुछ तथ्य आए जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दावा था 9,000 और 6,000 पंजीकरण के समय दिया गया था, ये कहा गया। सबूतों की कमी थी, भुगतान का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला था, मूल दस्तावेज जो थे, मूल विक्रय विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अब आता है लिमिटेशन एक्ट होता है हमारा एक, उसमें कब्जा वापसी का, यानी कि सीमा अधिनियम और कब्जा वापसी, यानी कि अगर आपसे किसी ने ट्रांसफ़र करवा ली है, रजिस्टर्ड करवा के कोई डीड, और आपको पैसा नहीं दिया, उस पर कब्जा भी कर लिया है, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जाकर आप उसका कब्जा वापसी ले सकते हैं। टाइम लिमिट है इसमें, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के थ्रू शून्य बिक्री के मामले में, जहां बिक्री आपकी शून्य हो जाती है, आपका ट्रांसफ़र शून्य अमान्य होता है लीगल लैंग्वेज में, लीगल लॉ में, वहाँ पर 12 साल की सीमा अवधि दी गई है। 12 साल में आप ऐसे ही वापस ले लीजिए। अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि हम इन फ्यूचर आपको पैसा दे देंगे और रजिस्टर कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉपर्टी, आपने ट्रांसफ़र कर दी है, आपको पैसा नहीं मिला है, तो 12 साल के अंदर अंदर आप उसको वापस ले लीजिए, उसका कब्जा वापस ले लीजिए। प्रॉपर्टी पोजेशन जिसको बोलते हैं, कब्जा वापसी। प्रतिकूल कब्जे की जानकारी 12 साल तक मुकदमा दायर कर सकते हैं। जो मैंने एडवर्स पोजीशन की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं जानकारी के लिए, उसमें भी 12 साल तक अगर आपने कोई लीगल ऑब्जेक्शन उठा दिया तो आप कब्जा वापस ले सकते हैं। लेकिन 12 साल तक अगर बिना किसी लीगल ऑब्जेक्शन के, जो कि उसका मालिक है उसके थ्रू, किसी बिना लीगल ऑब्जेक्शन के कोई सामाजिक तौर पर खुलेआम उसमें रह रहा है एक मालिक की तरह, तो 12 साल बाद आपके हाथ से वो संपत्ति जिसने कब्जा कर रखा है उसके हाथ में जाना निश्चित है। आपके हाथ से आपकी संपत्ति चली जाएगी। और ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप इतने आलस
भरे हुए हैं कि 12 साल तक अगर आपने अपनी संपत्ति को नहीं देखा है तो निश्चित आपके साथ ये होना चाहिए कि आपके हाथ से संपत्ति आपकी चली जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैंने जो एडवर्स पोजीशन की कुछ वीडियोस बनाई हैं उसमें काफ़ी लोगों के प्रश्न मैंने देखे, जिसमें लिखा हुआ था कि जी हमारी भूमि को ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, गुंडों ने किया हुआ है, दबाव से कर रखा है, कुछ दबाव डालने वाले टाइप के व्यक्ति हैं, गुंडा टाइप के व्यक्ति हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ, हम कैसे निकालें, हम गरीब हैं, हम बेसहारा हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हम कैसे उनका सामना करें। आप उनका सामना मत कीजिए। आप वीडियो ढंग से नहीं देखते, उसकी तथ्य को नहीं समझते और फिर आप इतने बेतुके सवाल करते हैं। मैंने आपको बोला है 12 साल के अंदर आप जाके कोर्ट में एक केस फाइल कर दीजिए कि वो हमारी संपत्ति है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस लगा दीजिए, म्यूटेशन लगा दीजिए, आप उसकी रजिस्ट्री लगा दीजिए, आपके जो भी उससे रिलेटेड टैक्स बिल्स हैं वो लगा दीजिए और अपना केस दायर कर दीजिए कि ये हमारी संपत्ति है, इस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। 12 साल के अंदर आपको कोई ना कोई कानूनी आपत्ति डालनी होगी, बस इतना डाल दीजिए, उसके बाद उसका कब्जा नहीं माना जाएगा। पूरी बात सुना कीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप 1 मिनट का वीडियो देखकर चले जाते हैं, फिर आप इतने बेतुके सवाल करते हैं कि जिसको मैं कैसे उनका जवाब दूँ। कानूनी प्रक्रिया कीजिए, वो ज़मीन आपकी कहीं नहीं जाएगी। और जब कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो उसके आगे दूसरी प्रक्रिया आती है। जब आप ये डॉक्यूमेंटेशंस दे देंगे कोर्ट में तो उसके आधार पर आप 145 CRPC जो कि अब BNSS का 165(1) हो चुका है, उसमें जाकर आप अगर कमिश्नरेट आपका लगता है जिला तो आप उसमें कमिश्नरेट में जाकर, अदरवाइज़ अपने राजस्व विभाग में जाकर कुर्की के आदेश निकलवा सकते हैं। और कुर्की का मतलब होता है सील लग जाना। ना तो आप रह पाएंगे ना वो रह पाएगा। जब तक आपने जो वो केस फाइल किया है अपने डॉक्यूमेंटेशंस देकर, उसका जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक उसमें कोई नहीं रह पाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। वीडियो पूरा देखिए, आपसे अनुरोध है, आपके लिए ही बना रही हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर आप उस वीडियो को पूरा देख भी नहीं सकते तो भगवान आपका मालिक है, भगवान भला करे आपका। अगर आप ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुख्य संदेश इसमें क्या है वो सुन लीजिए। सत्यापन आवश्यक है, यानी कि संपत्ति खरीदते समय मूल्य भुगतान का पूर्ण प्रमाण रखें। जो मैं बार बार पूरे वीडियो में कह रही हूँ, ट्रांजैक्शंस जो आपने की हैं पैसे की, उनका प्रूफ, एविडेंस, वैलिड एविडेंस, यानी कि बस पर्ची पे लिखवा लिया जी हमने इतना दिया था, नहीं। आप बैंक ट्रांजैक्शंस कीजिए, आप नोटेरी पे लिखवाइए, आप स्टाम्प के थ्रू दीजिए, आप DD के थ्रू दीजिए, आप चेक के थ्रू दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। आप ऐसे प्रूफ बना कर रखिए वैलिड लीगल के अगर कल को आपके ऊपर कोई दावा आता है या आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है किसी भी तरीके से कहीं भी कि ये संपत्ति आपने खरीदी या नहीं खरीदी, तो आप वहाँ पे ये प्रूफ कर सकें कि जी हमने पैसे में खरीदी थी, फिर आपकी संपत्ति को आपसे कोई नहीं ले सकता। आपको पोस्ट कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगती है, मैं इतनी एनर्जी वेस्ट कर करके आपको चीज़ें बताती हूँ, उसके बावजूद भी आप क्या बोलूँ देखिए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है निश्चित तौर पर आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगी। लेकिन अनुरोध है पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही जो सवाल बचता है उसको लिखें। मैं लाइव भी आने वाली हूँ बहुत जल्दी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक लीगल जो समस्याएं हैं आपसे जुड़ी हुई, आपके रिलेटिव से, अनोन से जुड़ी हुई, उनको मैं डायरेक्टली लाइव पर ही सॉल्व कर सकूँ। ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस मत कीजिएगा क्योंकि मैं भी रेस्ट्रिक्टेड हूँ। मैं जवाब तो दे सकती हूँ लेकिन रेस्ट्रिक्टेड हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ एक रूलिंग दी है अभी कि हम फ़ोन पर ज़्यादा कोई एडवाइस अधिवक्ता जो है वो नहीं दे सकते हैं, आपको चैम्बर आना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत दूर दूर से हैं तो आप मेरे चैम्बर नहीं आ सकते, इसलिए मैं कोशिश करूँगी बेसिक समस्याओं का समाधान आपका लाइव पर ही कर दूँ। ऑनलाइन आकर वीडियोज़ देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखते रहिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को अगर पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए इसमें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको लीगल तौर पर एक नॉलेज देना चाहती हूँ ताकि आप अपना भविष्य में अगर कहीं फंसते भी हैं तो विवेक रख के अपना सही डिसीज़न ले सकें बेसिक लेवल पर। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि जैसे ही मैं अपनी कोई लीगल वीडियो शेयर करती हूँ तो अपलोड करती हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई और सवाल हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। वीडियो पूरा देखें, कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी आपकी वो काम आएगा। आधी अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है, इसका खास ख्याल रखें। धन्यवाद।